নমস্কার, আদাব। আমি আপনাদের প্রবীর বিশ্বাস, আর আপনারা দেখতে শুরু করেছেন প্রত্যেক দিনের অভ্যেস মতো বিশ্বজোড়া বাঙালির আওয়াজ এনকে ডিজিটাল। লোকসভায় অবিশ্বাস প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল মণিপুর নিয়ে, এবং মণিপুরের যে ঘটনা ঘটে চলেছে দীর্ঘ প্রায় 3 মাস ধরে, এবং সরকারের যে ঔদাসীন্য মণিপুর নিয়ে, প্রায় 50-60 হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে গিয়েছে। 5-6 হাজার মানুষ তারা কোথায় আছেন কেউ জানে না। 150-র ওপর মানুষ খুন হয়েছে, আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী মুখে কুলু পেটে বসে আছেন, একটিও শব্দ উচ্চারণ করছেন না। মাত্র 30 সেকেন্ডের একটি বাক্য তিনি বলেছেন, তাও সংসদ ভবনের বাইরে। বিরোধীদের দাবি ছিল প্রধানমন্ত্রী আসুন লোকসভায় বা রাজ্যসভায়, সংসদ ভবনে এসে তিনি তার বক্তব্য পেশ করুন, সহমর্মিতা জানান, ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই অশান্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানাবেন, এরকমই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সে প্রত্যাশা দেশের মানুষেরও পূরণ হয়নি, সাংসদদেরও পূরণ হয়নি। তার বদলে তার কিছু ডেপুটি মন্ত্রী বা কিছু প্রায় নাম না জানা সাংসদ, তাদেরকে দিয়ে বক্তব্য রাখানো হচ্ছে সংসদ ভবনে। অর্থাৎ সংসদ ভবনটাকে একটা ছেলে খেলার জায়গা করে ফেলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। যখন মণিপুর প্রায় 3 মাস ধরে জ্বলছে, প্রধানমন্ত্রীর এই মৌন অবলম্বন করা কতটা যুক্তিযুক্ত? সারা দেশের মানুষ চিৎকার করছেন এই পালিয়ে যাওয়াটাকে। নরেন্দ্র মোদী রীতিমতো সংসদ থেকে পালাচ্ছেন। যখন আপনি কোনো অন্যায় করবেন, তখন দেখবেন রাস্তাঘাটে যেখানে আপনি বেরোবেন, আপনার মনে হবে কেউ বুঝি আপনাকে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করলো, সেই মানুষ বুঝি আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আপনাকে বিব্রত করলো। আপনি ভয়ে লুকিয়ে থাকবেন। ঠিক যে ঘটনা ঘটাচ্ছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। এই নিয়ে সংসদ উত্তাল। আমরা আজকে আলোচনা বেশি দীর্ঘস্থায়ী করব না। আজকের আলোচনায় বেশিরভাগটাই জুড়ে থাকবে যিনি এই অবিশ্বাস প্রস্তাব এনেছিলেন, গৌরব গগৈ। গৌরব গগৈ কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেসের সাংসদ, তিনি অবিশ্বাস প্রস্তাব এনেছিলেন। তার বক্তব্যটা আজকে আমরা তুলে ধরব, এবং তারপরে আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব। आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं, और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए, एक मिनट मैं बैठा हूं ना। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे, और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे, और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। ये हमारी अपेक्षा थी, ये हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने
एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? यह है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है, और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में आज तनाव पैदा हो गया है। आज हम मणिपुर गए हैं, क्या मणिपुर में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। क्या उत्तर पूर्वांचल में यह सबसे पहला हिंसा हुआ है? नहीं। इससे पहले भी हुए हैं, मणिपुर में भी हुए हैं। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो, पहले आप लोग जाओ। सर, हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है।
हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आपके राजनीति से 2 मणिपुर आज बन गए। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर, आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। पर ऐसे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहे कि ऐसे 100 FIRs हैं। हम भी गए हैं सर, इंडिया डेलीगेशन, हमारे संसदीय दल, उस परिवार से हम मिलके आए हैं जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ। हमने ऐसे भी एक परिवार से मिले जिसमें एक 80 साल की महिला, जो एक स्वतंत्रता संग्रामी की पत्नी थी, उसको घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। जो 2 महिला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई है, उसमें से एक महिला का पत्नी कारगिल में हमारे देश के लिए हमारी सीमा को सुरक्षा कर रहा था। वो कारगिल का जवान बोल रहा है, मैंने देश को बचाया पर मैं अपने घर और अपने परिवार को नहीं बचा पाया। जब हम उनसे मिलते हैं तो हमको क्या कहें? आप लोग कहते हैं हम फोटो ऑप करने गए थे। सर, दुख के समय में संवेदना उनको देने गए थे। आज महिलाओं, बच्चों के साथ आऊंगा, अब सारे बातों पे आऊंगा, सब पे आऊंगा। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया। धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है। आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है। आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। वो तो वीडियो वायरल हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी मौन रहते अगर वीडियो वायरल नहीं होता। पर ऐसे हजार से ऐसे अत्याचार हुए। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि ये सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात अपने आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबंग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। আমাদের গতকালের অনুষ্ঠান জনমত সমীক্ষা আপনাদের খুব পছন্দ হয়েছে, আমরা বুঝতে পারছি। প্রচুর ফোন কল পাচ্ছি, অভিনন্দন পাচ্ছি।
বহু মানুষের পছন্দ হবে না, তারা গালমন্দ করবেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা একটা নিরপেক্ষ উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছি যে কি হতে চলেছে। এটাই ফাইনাল নয়, কারণ এরপরে আরো এখনো 8-9 মাস বাকি আছে নির্বাচনের। যত দিন নির্বাচন সামনে আসবে তত কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হবে এবং এই সমীক্ষার ফলাফলও পরিবর্তন হতে থাকবে। আমরা সমীক্ষা সময়ে সময়ে আপনাদের কাছে তুলে ধরব, চেষ্টা করব প্রতি মাসে অন্তত একবার কি অবস্থা চলছে রাজ্যের সেটা জানানোর জন্য। তবে আজকের বিষয় হচ্ছে অবিশ্বাস প্রস্তাব। বিরোধীরা অবিশ্বাস প্রস্তাব আনলেন এবং বলা যায় ইন্ডিয়া জোট একজোট হয়ে সেই অবিশ্বাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন। সংসদে অনেক মূল্যবান বক্তব্য এবার আমরা পেলাম। সংসদ যেমন হইহট্টগোলে বন্ধ হয়েছে, তেমনি কিন্তু দিল্লির স্বায়ত্তশাসন নিয়ে বা দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া নিয়ে এবং মণিপুর নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আমরা পেলাম। গৌরব গগৈয়ের বক্তব্যের উপর আমাদের আর কিছু বলার নেই, তিনি সবটাই বলে দিয়েছেন। কেন অবিশ্বাস প্রস্তাব, কি কি প্রশ্ন তিনি রাখতে চাইছেন, একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতকে জুড়তে চাইছেন, একজোট করতে চাইছেন, কিন্তু ভারতবর্ষকে একজোট করতে গিয়ে তিনি মণিপুরকেই দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিনি জানতে চেয়েছেন কেন প্রধানমন্ত্রী লোকসভা বা সংসদ ভবনে এসে তিনি তার বক্তব্য রাখছেন না, তার সলিডারিটি জানাচ্ছেন না মণিপুরের মানুষের প্রতি। কেন প্রধানমন্ত্রী এখনো সময় হলো না মণিপুরে একবার যাওয়ার। তিনি বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী র্যালি করে বেড়াচ্ছেন, সংসদ ভবনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন, সংসদ ভবনে ঢুকছেন না, তিনি যাচ্ছেন না মণিপুরে। প্রশ্ন রেখেছেন গগৈ। এইসব প্রশ্ন কিন্তু আজ সারা দেশের মানুষের মনে। আজকে সারা দেশের মানুষ জানতে চাইছে প্রধানমন্ত্রী আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন। প্রধানমন্ত্রী আপনি সংসদে এসে বক্তব্য রাখুন। প্রধানমন্ত্রী আপনি যান মণিপুরে, সেই আর্ত মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ান, যেভাবে ইন্ডিয়া জোট দাঁড়িয়েছে, যেভাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্যরা গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, আপনার কথার গুরুত্ব অপরিসীম, আপনি দাঁড়ান, বিশ্বের কাছে আমাদের মুখটা রক্ষা হোক। এইটুকুই তো আবেদন। প্রধানমন্ত্রী মণিপুর থেকে পালাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী পালাচ্ছেন সংসদ ভবন থেকে, কিন্তু পালিয়ে যাবেন কোথায়? ভোট আর মাত্র 8-9 মাস বাকি। দেখা হবে ভোটের ময়দানে। আজ এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার।